नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड बुक की, जो यूनिट नंबर थर्ड है, थ्योरेटिकल यूनिट है ये। तो इसके पार्ट फर्स्ट में आज अपने लगभग 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बुक बाज़ार में आ चुकी है। बाज़ार में क्या, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को, डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं बुक। और बुक अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 15 प्रश्नों के आसपास आप सॉल्यूशन कर पाएंगे फिजिक्स के पार्ट का। इसके अलावा हमारी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की बुक भी आ चुकी है, तो आप कॉम्बो में भी मंगवा सकते हैं इसको। और पेमेंट करने का ये मोड है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप पर अपनी सूचनाएं भेज देंगे डाक एड्रेस के लिए। तो वेब ऑप्टिक्स से पहले 3 क्वेश्चन लास्ट वीडियो के रह गए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आज अपने करेंगे सॉल्व। 2024 में आए थे संस्कृत एजुकेशन में तीनों ही क्वेश्चन। तो 60, 61 और 62। 60वां प्रश्न है, समान पदार्थ एवं समान लंबाई किंतु 1:2 अनुपात के व्यास वाले दो तारों को समान बल द्वारा खींचा जाता है। दोनों तारों की प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो आपको दिया हुआ है कि दोनों तार हैं, उनकी लंबाई समान है। मान लेते हैं पहले तार की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है। तो L1 बराबर दिया हुआ है L2। व्यासों के अनुपात, तो पहले तार का व्यास मान लो D1 है, दूसरे का D2 है। तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, जितना व्यासों का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्याओं का होता है, यानी कि 1:2 होगा। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। और दोनों तारों पे समान बल द्वारा खींचा जाता है दोनों तारों को। तो दोनों तारों पे मान लो पहले पे बल F1 लगाया, दूसरे पे F2, दोनों का मान क्या आपस में बराबर है, यानी कि बल बराबर है, लंबाई भी बराबर है। और दोनों तारों की प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है। प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा को हमने U1 से लिखते हैं, तो U1/U2 आपसे पूछा है। तो प्रति एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला है एक बटा दो गुणा 1/y गुणा प्रतिबल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपको। लेकिन अब इसमें ना तो y का मान दिया हुआ है प्रश्न में, ना ही प्रतिबल का मान डायरेक्ट दिया हुआ है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे। प्रतिबल बराबर आपको पता है क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल बट्टा में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा होता है, वर्ताकार, इसलिए पाई आर स्क्वायर ले लिया। तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 F बट्टा में पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो U बराबर आएगा 1/2 F स्क्वायर बट्टा में पाई स्क्वायर R⁴। तो आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके लिए, इस फॉर्मूले को देखें तो U है वो R⁴ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या ये व्युत्क्रमानुपाती है? तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने? तो इसको सोल्व करने के लिए अपने आपको U1/U2 निकालना है। U1/U2, तो U है वो त्रिज्या के पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो कैसे लिखते हैं, तो U1 के सामने तो दूसरे तार की त्रिज्या आएगी, यानी कि R2 आएगा, और U2 के सामने क्या आएगा, R1, और पावर कितनी आ जाएगी, 4। पावर को चेंज नहीं करना, पावर वही रहेगी। अब R1/R2 है वो 1/2 है, तो R2/R1 कितना होगा, वो होगा 2/1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/1 की पावर 4। तो ये आएगा 16/1, यानी कि 16:1 आ जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, 16:1।
इस प्रकार कर देंगे। बुक आप अपने हाथ में रखें और सॉल्यूशन जो दिया हुआ है बुक में उसको भी मैच कर ले कि कहीं कोई करेक्शन हो तो आप सही कर पाए। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मतलब आपको असत्य कथन छांटना है। सीमांत वेग गोले की त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है तथा माध्यम की श्यानता के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन आपने सीमांत वेग का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो स्मॉल जी अपॉन में नीटा, ये पढ़ रखा है। तो बी है वो आर स्क्वायर के तो समानुपाती है। तो मतलब ये लाइन तो फिर भी ठीक लग रही है कि गोले की त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है सीमांत वेग। लेकिन ये कह रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से नीटा क्या होता है? श्यानता गुणांक। तो श्यानता के क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ऑप्शन में क्या है? श्यानता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही क्या है? सही नहीं है। इस प्रश्न के हिसाब से आपका पहला आंसर आएगा। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है तथा गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, सही है। बर्नौली का समीकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, बिल्कुल ये भी सही है। रेनॉल्ड संख्या एक विमान रहित राशि है। हाँ, रेनॉल्ड एक संख्या है, रेनॉल्ड संख्या एक संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, मतलब मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं है, तो बीमा रहित राशि है जिसका मान एक पाइप में से द्रव प्रवाह की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो आर का मान आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आर का मान 1000 है, फिर 1000 से 2000 है, 2000 से ज्यादा है। तो उस मान के आधार पे हम बताते हैं कि कब तक उस पाइप में से बहने वाले द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहेगा और कब उसका प्रवाह है वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। वो हम आर के मान से डिसाइड कर लेते हैं। आगे चलते हैं। एक तार एल से विस्तारित होता है जब इसे एक भार डब्लू लटकाया जाता है। यदि तार एक घिरनी से होकर गुजरता है तथा इसके दोनों सिरों पर दो भार प्रत्येक डब्लू लटकाए जाते हैं तो तार में कितना विस्तार होगा? तो एक तार है, उसमें क्या दिया हुआ है? तार जो है वो एल लंबाई से क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। फिर इसे इसके ऊपर डब्लू भार लटकाया जाता है और फिर उसको एक घिरनी से गुजारा गया है और दोनों पर डब्लू भार, दोनों साइड में डब्लू भार लटका दिए जाते हैं तो तार में क्या विस्तार होगा वो आपसे पूछा है। तो इसको करते हैं अपने। एक तार है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई दे रखी है कैपिटल एल, स्मॉल एल ले लेते हैं। टोटल लंबाई कितनी है? स्मॉल एल। तो या ये लंबाई इसको कैपिटल एल ही ले लेते हैं पहले। किताब में आपके कैपिटल एल दिया हुआ है, सॉल्यूशन में कैपिटल एल ले लेंगे इसको। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसका कितना है? वाई। और इस पे कितना वजन लटका गया है? डब्लू। तो जो लंबाई में विस्तार होगा वो कितना होगा? वो होगा डब्लू एल बट्टा में ए वाई। ये हो जाएगा लंबाई में विस्तार। वो मान लेते हैं कितना है? एल डैश। वैसे लंबाई में विस्तार कितना हुआ है? वो हुआ है कैपिटल स्मॉल एल एल। इस लंबाई का टोटल लंबाई कितने? कैपिटल एल। तो एल डैश का मान हमने मान लिया डब्लू एल बट्टा में ए वाई की पहली स्थिति में ये विस्तार है एल डैश। इसके बाद अपने आगे जो दिया हुआ इसमें है कि इस तार को आधा आधा पार्ट में, इधर भी आधा और इधर भी आधा, एक घिरनी से लटका दिया है और दोनों साइड में डब्लू डब्लू भार लटका दिया है। ये भी डब्लू भार है और ये भी डब्लू भार है, यानी कि ये लंबाई भी कितनी है? L/2 और ये लंबाई भी कितनी है? L/2। तो अब जो पहले तार की लंबाई में विस्तार हो उसको अपने एल डैश मान लें, L1 डैश। तो वो कितना आएगा? L1 डैश आएगा डब्लू, अब कितना है?
अब इस तार की लंबाई कितनी है, पहले तार की लंबाई एल और अब कितनी होगी, एल बाई टू, 2a y आएगा। इसी प्रकार दूसरे तार में भी कितना आएगा, WL/2a y आएगा। इसके बाद आप ये देखिए WL/A y किसका मान है, L डैश का। तो L डैश बराबर होगा L डैश बाई टू प्लस में L डैश बाई L डैश बाई टू हो जाएगा। इसके बाद L2 डैश का मान कितना होगा, तो L2 डैश का मान भी, इसका मान आप L डैश लिख दोगे तो ये आएगा L डैश बाई टू हो जाएगा। अब टोटल विस्तार कितना होगा, टोटल विस्तार होगा इस स्थिति में जो टोटल विस्तार होगा वो होगा L डबल डैश बराबर L1 डैश प्लस L2 डैश। पहले अकेले में L हुआ था, अब इसमें L1 डैश प्लस L2 डैश, तो कितना होगा ये होगा L डबल डैश बराबर L डैश बाई टू प्लस L डैश बाई टू। तो कितना हो जाएगा ये, L डबल डैश बराबर होगा L डैश, ये इसकी लंबाई में विस्तार होगा। अब प्रश्न में हमने बुक में ये किया है कि बड़े एल की जगह क्या लिया है, स्मॉल एल ले लिया है। फिलहाल मैंने समझाने में एल डैश दिया है, लंबाई में विस्तार कितना लिया है, एल डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा कि पहले यदि एल है, अब जिसको हमने क्या माना है, एल डैश, तो पहले एल डैश था और बाद में भी टोटल कितना रहा है, एल डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक नंबर ऑप्शन होगा, कैपिटल एल आएगा। ऐसे कर देंगे इसको। और इसको थोड़ा ज़्यादा सिंपल बनाएं तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि किताब में अगर आप इस एल से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस लंबाई को आप स्मॉल एल ले लेना, जो कैपिटल एल लिया है वो उसको स्मॉल एल ले लेना। इससे फिर आपका एल का मान बनेगा, एल बराबर बनेगा WL/A/, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद ये है, इसको स्मॉल L1/L/2 कर देना और इसको भी स्मॉल L/2। तो जो पहला L1 डैश होगा वो आएगा L/2 और L2 डैश भी कितना आएगा, L/2 आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपिटल एल है उसकी जगह तो ले लेना स्मॉल एल, और स्मॉल एल है उसकी जगह कैपिटल एल ले जाए, तो फिर आपका आंसर कैपिटल एल आ जाएगा। ऐसे कर देंगे। आगे चलते हैं। अब ये वेव ऑप्टिक्स है जिसका प्रथम क्वेश्चन करेंगे अपने। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल वर्ड वाली यूनिट आपको पूरी तैयार करनी है। बुक वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे, आपका किया होगा ये बुक में से, तो आपका दोनों क्वेश्चन सही होंगे, 2 क्वेश्चन आए कम से कम। और इसमें भी यही है, प्रॉपर्टीज और मैटर वाले में भी आप अगर बुक वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन है वो सीधे सही होंगे, ये कन्फर्म बात है। और इसी प्रकार वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में भी 2 प्रश्न आते हैं कम से कम, और 3 भी आ सकते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में भी इतने क्वेश्चन है, लगभग 102 क्वेश्चन है इस पार्ट में पिछले एग्जामों वाले। अगर वो आप करेंगे तो आपके आसानी से 2 या 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो सही कर पाएंगे आप। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड में है कि तीव्रताओं का अनुपात देके अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा था। संस्कृत डिपार्टमेंट में जो आया था वो ध्रुवण पे आया था एक प्रश्न, एक विवर्तन पे आया था प्रश्न। लेकिन जो क्वेश्चन आए थे वो एनसीईआरटी से आए थे सारे क्वेश्चन। ये भी है, भला ही ये बीएससी का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन आप पहले वेव ऑप्टिक्स जो तरंग प्रकाश की 12th क्लास में है उस बुक के अंदर जो दिया हुआ है मैटर वो आप तैयार करेंगे तो आपके क्वेश्चन 3 आएंगे। अगर बीएससी वाला कोई हाई लेवल का आ गया वो अलग बात है, बाकी आप 2 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे इसमें। तो आप पहले एनसीईआरटी में वेव ऑप्टिक्स तैयार करेंगे। तो प्रश्न है, निम्न प्रकार से निरूपित 2 व्यतिकरण करती हुई तरंगे मानिए। 2 तरंगे दे रखी है y1 और पहली तरंग का विस्थापन का समीकरण y1 है और दूसरी का y2। y1 बराबर है 10 साइन 5x माइनस 20t और y2 बराबर है 50 साइन 5x माइनस 20t। तो ये जो मान दिए होते हैं ये तरंगों के आयाम होते हैं, यानी कि ये आयाम है
आयाम को ए से लिखते हैं, तो दो तरंगे हैं तो पहले का आयाम A1 मान लिया और दूसरे का A2 मान लिया। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो A1 बराबर आपको दे रखा है 10 और A2 बराबर दे रखा है 50। तो I1 कितना होगा? जो तीव्रता I1 आएगी वो आएगी KA1 स्क्वायर, और I2 आएगी वो आएगी KA2 स्क्वायर, ये आएगी। तो इससे जो I1 बट्टा में जो I2 आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा A1 स्क्वायर बट्टा में A2 स्क्वायर, क्योंकि K से K कट जाएगा, तो ये आप यहाँ K और K करेंगे तो कट जाएगा, तो ये आएगा A1 स्क्वायर बट्टा में A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसको मैं और आगे सोल्व करूँ तो I1 रूट I1 बट्टा में रूट I2 जो आएगा, रूट I1 बट्टा में रूट I2, वो कितना आएगा? वो आएगा A1 स्क्वायर बट्टा में A2 स्क्वायर, या इसका पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आएगा A1 बट्टा में A2, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि A1 बट्टा A2 कितना है आपका? तो A1 बट्टा A2 है वो कितना है? 10 बट्टा 50 है, यानी कि 1 बट्टा 5 है, ये आपको दिया हुआ। अब आपको ज्ञात क्या करना है? व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो करते हैं इसको। तो आई मैक्सिमम बट्टा में क्या करना है? आई मिनिमम। आई मैक्सिमम होता है रूट I1 प्लस रूट I2 बट्टा में रूट I1 माइनस रूट I2। अब बुक में सीधा डायरेक्ट किया मैंने, रूट I1 की जगह लिख दिया A1 और रूट I2 की जगह लिख दिया, यानी कि मैंने इसको सीधा कर दिया A1 प्लस A2। I1 की जगह मान लिया A1 और I2 की जगह A2, और इसकी जगह मान लिया, ये स्क्वायर भी होगा साथ में, और इधर नीचे मान लिया रूट I1 का मान A1 है माइनस रूट I2 का मान A2 है। ऐसे सोल्व किया। अब इसके अलावा क्या सोल्व कर सकते हैं आप? तो इस रकम में से ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों में रूट I2 कॉमन ले लो। इसमें से रूट I2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा I1 बट्टा में I2 का रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में, अब रूट I1 बाहर आएगा तो रूट जब बाहर आएगा स्क्वायर से तो रूट नहीं बनेगा, सीधा I2 बाहर आएगा। नीचे भी I2 कॉमन ले लेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस 1 का क्या आएगा? होल स्क्वायर। I2 से I2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको आप और सोल्व करेंगे तो ये आएगा A1 बट्टा में A2 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा A1 बट्टा में A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है 1/5, रूट नहीं आएगा, सॉरी इसमें रूट नहीं आएगा, क्योंकि रूट I1 बट्टा में रूट I2 का मान कितना है? A1 बट्टा में A2, बिना रूट किया ना, ये रूट नहीं आएगा। तो A1 बट्टा A2 का मान 1/5 है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 1/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 6/5 का होल स्क्वायर बट्टा में माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 36/16, और 36/16 होता है वो 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 9/4 आएगा, यानी कि आई मैक्सिमम बट्टा आई मिनिमम कितना आएगा? 9:4। अब इस पे बात कर लेते हैं सीधा, A1 प्लस A2, इससे भी आप निकाल सकते हैं सीधा। आपको ये याद रखना है कि रूट I1 का मतलब है A1 और रूट I2 का मतलब है A2, इससे भी आप आंसर निकालेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो आप पर है कि आप ये तरीका देखते हैं या ये तरीका देखते हैं। इसमें व्याख्या में जो जो चीज़ है वो व्याख्या बुक में तो सही है, ये है, लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अब।
ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। 5890 एंगस्ट्रम तथा 5896 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की सोडियम रेखाओं को प्रथम कोटि के वर्णक्रम में विभेदित करने के लिए ग्रेटिंग में रेखाओं की न्यूनतम संख्या होगी। तो ग्रेटिंग के बारे में पूछा है। ग्रेटिंग से क्या होता है? ग्रेटिंग आपने जैसे सिंगल स्लिट एकल छिद्र का फ्रोन अपरिवर्तन पढ़ा है, वैसे ही ग्रेटिंग में बहुत सारी यानी कि कांच का एक ऐसे पट्टी होती है, उसमें बहुत सारी झिरियाँ मारी जाती है ऐसे, और फिर उससे विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ग्रेटिंग के लिए लैम्बडा वन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 5890 एंगस्ट्रम, यानी कि 5890 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। और लैम्बडा टू की वैल्यू दे रखी है 5896 एंगस्ट्रम, मतलब 5896 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। सोडियम रेखाओं को प्रथम कोटि के वर्णक्रम में, जो कोटि होती है यहाँ प्रथम द्वितीय, वो किसका मान होता है? वो स्मॉल एन। तो कोटि प्रथम है इसलिए स्मॉल एन का मान कितना है? 1। विभेदित करने के लिए ग्रेटिंग में रेखाओं की न्यूनतम संख्या, तो रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी वो पूछा है। तो रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। रेखाओं की न्यूनतम संख्या वो कौन है? कैपिटल एन है, वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेटिंग के लिए लैम्बडा बट्टा में डी लैम्बडा बराबर स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। तो अब बात है कि यहाँ लैम्बडा कौन सा लेना है? तो जो अधिक दो लैम्बडा होते हैं उनमें से एक लेना होता है, अधिकतम वाला ले लेते हैं। तो ये आएगा 5896 गुणा 10⁻⁻10। डी लैम्बडा होता है वो होता है डी लैम्बडा बराबर होगा लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन, यानी कि 5896 से 5890 घटाएंगे तो ये आएगा 6 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो 6 गुणा 10⁻⁻10 मीटर बराबर स्मॉल एन का मान कितना है? 1, और कैपिटल एन आपको ज्ञात करना है। तो ये काट देंगे और इसको भी इससे कैंसिल करेंगे, तो लगभग जो आंसर आएगा वो 990 के आसपास आएगा। पूरा 990 नहीं आएगा, 980 प्लस आएगा, तो 990 लगभग इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये आपको टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये बीएससी का ही है। आगे चलते हैं अब। तो इसको किया हुआ है, आप समझ सकते हैं, आसान भाषा में जैसे समझाया वैसे ही बिल्कुल। आगे चलते हैं हम। 1 mm की दूरी पर 2 स्लिटें रखी है, प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कि एकल स्लिट प्रतिमान के केंद्रीय उच्छिष्ट में द्वि स्लिट प्रतिमान के 10 उच्छिष्ट हो। यानी कि ये जो प्रश्न है इसमें दोनों के फॉर्मूले लगेंगे, व्यतिकरण का भी और विवर्तन का भी। तो इसको हम डायग्राम से कैसे समझेंगे? डायग्राम से और ज़्यादा समझ में आएगा कि इधर प्रकाश स्रोत है, ये स्लिट है, और यहाँ पर एक विवर्तन उच्चिष्ट है। ये कौन है? विवर्तन उच्चिष्ट, जो इतनी दूरी में फैला हुआ है। इतनी दूरी मतलब वैसे सेंटर से जो दूरी होती है y होती है, और इधर से भी दूरी कितनी होगी? y। तो मतलब टोटल दूरी कितनी है? 2y। कितनी होगी? 2y। और ये दूरी होती है, प्रत्येक दूरी वो होती है कैपिटल D। ये कैपिटल D होती है। और ये तो है विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट। इसमें पूछा है कि इसमें द्वि स्लिट प्रतिमान यानी कि यंग डबल स्लिट प्रयोग में जो फ्रिंजें बनती हैं वो कितनी बनेगी? तो यंग डबल स्लिट में फ्रिंजों का ऐसे बनती है, ये कितनी बनेगी ये पूछा है आपसे। इतनी ही दूरी में, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों इसके जितनी फ्रिंजें बनी हैं, द्वि स्लिट प्रतिमान की जितनी फ्रिंजें बनी हैं उनकी चौड़ाई इसकी एक की चौड़ाई के बराबर होगी। तो इसको अपने करेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे कि एकल स्लिट प्रतिमान की जो चौड़ाई है वो किसके बराबर होगी? 10 द्वि स्लिट
प्रतिमान की चौड़ाई के बराबर। प्रश्न में दिया हुआ ये कितनी, मतलब आपसे संख्या पूछी है। यानी कि इसके अंदर कितने हैं, ये 10 हैं। और आपसे पूछा क्या है, स्लिट की चौड़ाई, यानी कि प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई पूछी है। तो प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई को हम किसे लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। अब इस y का फॉर्मूला क्या होगा, तो y का जो फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए आप जो विवर्तन पढ़ते हैं उसमें पढ़ा होगा कि ये जो थीटा होता है इसमें एक साइन थीटा आता है जो होता है लैम्बडा बाई ए, और दूसरा होता है टेन थीटा। यानी कि इस त्रिभुज से टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा बराबर होता है वाई बट्टा कैपिटल डी। तो यहाँ से जो वाई आएगा वो आएगा, क्योंकि फिर हम ये मानते हैं कि थीटा अति अल्प है, थीटा अति अल्प होते ही ये भी थीटा बन जाता है और ये भी क्या बन जाता है, थीटा। तो जब ये थीटा बन जाएगा तो इस थीटा या साइन, या सीधा लिख देंगे कि साइन थीटा है वो बराबर किसके होगा, टेन थीटा के। और टेन थीटा के बराबर होगा तो वाई बट्टा डी, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू वाई बट्टा डी और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाई ए। तो यहाँ से वाई बराबर कितना बनेगा, वाई बराबर बनेगा लैम्बडा डी अपॉन में ए। तो ये वाई है, लेकिन टोटल चौड़ाई कितनी है, 2y। तो इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, 2y। तो मतलब एकल स्लिट प्रतिमान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 2 लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल ए बराबर। इसकी कितनी होती है, तो इसकी तो आपको पता है कि एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कितनी होती है, लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। लेकिन कितने बढ़ने चाहिए इसमें, 10। कितने बढ़ने चाहिए, 10। संख्या तो दे रखी थी प्रश्न में, तो 10 बढ़ने चाहिए, तो 10 बीटा बढ़ने चाहिए, यानी कि 10 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। तो लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा, स्मॉल डी से नहीं, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा। तो अब ए बराबर क्या आएगा, तो ए बराबर आएगा, ए को उधर ले गए, ये आएगा 2d बाई 10, ये आएगा 2d बाई 10। और d की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप देखिए प्रश्न में 1 mm, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो क्या आएगा ये, 2 गुणा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बट्टा में 10। तो ये आएगा 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 या 0.2 mm। कितनी आएगी, 0.2 mm। दोबारा समझे, प्रश्न क्या पूछा था कि एकल स्लिट प्रतिमान में इस स्लिट की चौड़ाई कुछ, 2 स्लिट होती है, 2 स्लिट है ऐसे, एक स्लिट की चौड़ाई पूछी है। तो एक स्लिट की चौड़ाई हम विवर्तन में ए पढ़ते हैं, और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। तो प्रश्न ये दिया हुआ था कि इस एक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ताकि एकल स्लिट का तो एक बने केंद्रीय उच्च, उसमें द्वीप स्लिट के कितने बने, 10। तो वो हमने प्रश्न के हिसाब से इसको फॉर्मूले लगा दिए। और अब ये कहाँ से आया, वो आपने पढ़ा होगा, ऐसे निकाला हुआ है ये, ऐसे। तो ये याद रखिए, फॉर्मूला विवर्तन में बहुत काम आता है ये, कि ये इतनी चौड़ाई कितनी होती है और टोटल चौड़ाई कितनी होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.2 mm। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर समांतर हैं, तब उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। तो ध्रुवक प्लेटें क्या है, समांतर है। ध्रुवक प्लेटें बनाएंगे अपने, तो ध्रुवक प्लेटें जैसे होती है वैसे बना देते हैं। मान लो दोनों पोलराइड है या दोनों निकोल प्रिज्म है, ये पोलराइड है दोनों, एक पोलराइड ऐसे है और एक पोलराइड है वो समांतर है, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा बिल्कुल। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पहली कंडीशन ये। और इस पर क्या गिराया जाता है, अध्रुवित प्रकाश गिराया जाता है। तब उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता कितनी रह जाए, आधी। तो
अब क्या किया है कि इस प्लेट को आगे वाले को घुमा दिए। अब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा दोनों को एक साथ कि ये ऐसे हैं और इसको ऐसे घुमा दिया, तो इनके बीच का एंगल मान लो कितना है, थीटा। थीटा घुमा दिया, उसके बाद तीव्रता पूछी है, तो हम किसका नियम, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, हम किसका नियम लगाएंगे, मेलस का नियम। कि पहले यहाँ पर जो तीव्रता पहुंच रही थी वो कितनी थी, इसके पास जो तीव्रता आ रही थी वो थी आई नोट। कितनी थी, आई नोट। इससे भी कितनी गुजर रही थी, आई नोट। अब घुमा दिया तो आई नोट का कितना अंश आएगा इसमें, वो निकालना है आपको। मेलस का नियम होता है आई बराबर इसके पास इस पर आपतित अधिकतम प्रकाश की तीव्रता आई नोट और कोस स्क्वायर थीटा। प्रश्न में दिया हुआ है कि पारगमनिक प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाएगी पारगमनिक प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाएगी। यानी कि अब जो इस कंडीशन में जो आई आएगा यहाँ से निकलेगा लास्ट दूसरे पोलराइड से, उसकी तीव्रता है वो कितनी हो जाती है, उस पर आने वाली तीव्रता क्या थी, कितनी आ रही थी उस पर पहले आई नोट, अब घुमा दिया तो कितनी बच गई, आई नोट बाई टू। यहाँ पर निकलने वाली तीव्रता कितनी बच गई, आई नोट बाई टू बच गई यहाँ पे। ये आपको दिया हुआ है, तो आई की जगह क्या लिख देंगे, आई नोट बाई टू बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। आई नोट से आई नोट कट जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1/2, या कोस थीटा यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। कोस का स्क्वायर हटा दिया हमने, और थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 1/√2। तो थीटा बराबर कोस का मान 1/√, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री। इसका मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो ये लाइन आपको कंफ्यूज होने के लिए दे रखी है। एक्चुअल में जब समांतर है तो जितना यहाँ आ रहा है प्रकाश उतना ही यहाँ जा रहा है, ठीक है। और वो कितना है, वो है अधिकतम प्रकाश, और उसको हम क्या मानते हैं, आई नोट। तो उसके बाद है कि इसको ऐसे घुमा दिया, दोनों पहले से पैरेलल थे, अब इसको ऐसे घुमा दिए, कितने कोण से, थीटा कोण से, ताकि यहां से गुजरने वाला प्रकाश है वो अब इस आई नोट का कितना रह जाए, आधा। तो वो हम मेलस के नियम से निकाल देंगे। थीटा क्या होता है, ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच बना कोण होता है, वही आपको ज्ञात करना था। आगे चलते हैं हम, व्याख्या दी इसकी आप समझ लेंगे इसको। यंग के दीप स्लिट प्रयोग के जैसे ही एक प्रयोग में स्लिटों की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी, स्मॉल डी होता है स्लिटों के बीच की दूरी, वो कितनी दी है, 0.8 mm, या 0.8 × 10⁻³ मीटर, या 0.8 को हटाएंगे 10 आएगा, और 10⁻1 ऊपर जाके माइनस हो जाए तो 8 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा ये। और लेमड़ा तरंग दे रखी है कितनी, लेमड़ा बराबर देख रहा है 5/9 × 10⁻⁻, एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त होती है स्लिटों से 50 मीटर दूरी पर व्यतिकरण फ्रिंजों को देखा जाता है। तो देखा कहाँ जाता है, पर्दे पर। तो यानी कि ये दो स्लिटें हैं S1 और S2, इससे कैपिटल D दूरी पर होता है पर्दा। तो यानी कि एक्चुअल में कैपिटल D का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 0.50 मीटर। तो उत्तरोत्तर द्वितीय या अद्वितीय फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो आपको पता है यंग डबल स्लिट प्रयोग में उत्तरोत्तर द्वितीय फ्रिंजों या अद्वितीय फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो अगर मान लो ये यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे ये डार्क है, फिर ब्राइट फिर डार्क, तो यानी कि दो ब्राइट के बीच में कौन आएगी, एक डार्क आएगी ना। और डार्क फ्रिंज यानी कि आपको चाहे तो द्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई बोल दो, चाहे अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई बोल दो, वो फॉर्मूला निकालना है। तो द्वितीय और अद्वितीय फ्रिंज की जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो होती है लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा बराबर लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 5.9 × 10⁻⁻⁷। कैपिटल डी का मान है 0.5 या 0.50, और स्मॉल डी का मान है 8 × 10⁻³ तो ये निकालना है आपको। तो इसको जब अपने हल करेंगे गुणा भाग करके, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, आप निकाल के देखना इसका गुणा भाग करके, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका मान आएगा 0.37 मिलीमीटर, 0.37 मिलीमीटर ये मान आ जाएगा।
आगे चलते हैं। ऐसे मान निकाल देंगे। दो तरंगों का समीकरण y1 बराबर है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और y2 बराबर है टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। दोनों तरंगों के मध्य कलांतर होगा। कलांतर बताना है। कलांतर कैसे निकालते हैं? तो ये जो एंगल होता है इसे कला कोण बोलते हैं और ये दोनों क्या है? कला कोण। तो दोनों तरंगों के जो विस्थापन में कला कोण है उन कला कोणों का अंतर क्या कहलाता है? कलांतर। यानी कि एक के कला कोण में से दूसरे के कला कोण को घटाना है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि यहाँ साइन है और यहाँ क्या है? कोस। तो या तो दोनों जगह साइन होना चाहिए या दोनों जगह कोस होना चाहिए। तो पहली समीकरण में साइन है, साइन का साइन रहने देंगे हम, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी में जो है y2 बराबर ए कोस ओमेगा टी माइनस कितना है? के एक्स। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जो कोस थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा या साइन थीटा प्लस 90 या π/2। सेम ही बात है, ये लिखना है। तो अब यहाँ पे थीटा कौन है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। पूरा कोण कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y2 बराबर आएगा ए कोस ओमेगा टी माइनस, कोस नहीं आएगा, साइन बन जाएगा, साइन ये साइन बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में π/। अब आप एक के कला कोण में से दूसरे कला कोण को घटा दो। तो कैसे निकालेंगे? तो जो कलांतर आएगा पाई उसको हम लिखेंगे, इसका कला कोण लिख देते पहले ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 माइनस का इसका कला कोण कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस का के एक्स है और ये माइनस का के एक्स है, ये माइनस का ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी है। तो जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा? π/2 आ जाएगा। कलांतर कितना आएगा? π/2। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है। इसको φ1 मान लिया और इसको φ2 मान लिया और φ2 माइनस क्या कर दिया? φ1 कर दिया। आगे चलते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य पार्थक्य स्मॉल डी है। तो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, पर्दे की दूरी कैपिटल डी है और डी है बहुत बड़ा है किससे? स्मॉल डी से है। तथा लेमड़ा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लेमड़ा दिया हुआ है। पर्दे पर प्रति इकाई चौड़ाई में चमकीली फ्रिंजों की संख्या हो। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। एक चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होती है लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी, ये चौड़ाई है। तो हम इसको उल्टा करेंगे कि लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी चौड़ाई में चमकीली फ्रिंजों की संख्या कितनी है? वो है लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी। लेकिन आपको कितने चाहिए? प्रति इकाई। मतलब ये मान लो कि 10 मीटर है, 10 मीटर में सॉरी संख्या 1 है, ये गलत लिख दिया। कितनी फ्रिंज बनती है? 1। कि 10 मीटर में 1 फ्रिंज बनती है तो 20 मीटर 30 मीटर में कितनी बनेगी? आपसे पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे आप? तो आप निकालेंगे कि भी 1 मीटर पे कितनी बनती है, फिर 1 मीटर वाले को जितने मीटर से पूछा है उससे क्या कर देंगे? गुणा। तो अब आपको इकाई चौड़ाई पर फ्रिंजों की संख्या निकालनी है। तो कितनी आएगी बताओ? तो हम
जो एक वाली है उसमें इसका भाग दे देंगे, लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी, तो ये आएगा स्मॉल डी अपॉन में ये। इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, बस उल्टा ही करना था इसको। आगे चलते हैं हम। दो स्रोत कल्ला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं यदि उत्पन्न दोनों तरंगों का। तो कल्ला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं? वे दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ क्या रहता है? नियत रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कल्ला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो कलांतर की कंडीशन सबसे पहले है, कलांतर का मान क्या रहे? नियत रहे। कल्ला संबद्ध स्रोत की परिभाषा पढ़ेंगे तो आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दो ध्रुवण शीटों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर समांतर हैं और परिणाम स्वरूप निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक शीट को इस प्रकार घुमाया जाता है कि तीव्रता आधी रह जाती है। निम्न में से कौन सा घुमाव कोण होगा? तो ये अभी ऐसा कैसा प्रश्न किया था? 45 डिग्री। दोनों आए हुए अलग अलग है। तो अगली बार किताब आएगी तो उसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देंगे, दोनों वो डाल देंगे। ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया होगा, तो दोनों क्वेश्चन सेम है ये, लेकिन आए हुए अलग अलग एग्जाम में। मतलब इस फॉर्मूले पे मेलस के नियम पर दो क्वेश्चन आ गए हैं एक जैसे ही। आगे चलते हैं। ये कौन से क्वेश्चन की तरह है? तो ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये जैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह सिद्ध किया जा सकता है। तो ध्रुवण जो घटना है, ध्रुवण की घटना, उससे पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ। क्योंकि तरंगे दो टाइप की होती है माध्यम के कण कंपन करने के आधार पर, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवण होता है। कौन सी तरंगों का? अनुप्रस्थ तरंगों का ही, तरंगों से ही कौन सी घटना होती है? ध्रुवण की घटना होती है। अनुदैर्ध्य से नहीं, यही है इसका। और प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है? ध्रुवण होता है। तो पहली लाइन और दोनों लाइन दोनों के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ध्रुवण केवल किसका होता है? अनुप्रस्थ का। और विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश का भी क्या होता है? ध्रुवण होता है। तो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी प्रकृति की है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। तो ये ध्रुवण से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। एक संधारित्र लेंस और समतल प्लेट के बीच न्यूटन के छल्ले दिखते हैं। 9वीं और 14वीं छल्लों के व्यास क्रमशः 3.37 व 3.78 इकाई है। चतुर्थ छल्ले का व्यास होगा। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। अब तक सेकंड ग्रेड में न्यूटन वल्ले से कुछ नहीं आया। अब समस्या ये है कि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ तो डाल दिया, बाकी सेकंड ग्रेड में जब जब से बीएससी आई है तब से न्यूटन वल्ले पर कोई प्रश्न नहीं आया। और प्योर बीएससी का पार्ट है। व्यतिकरण की घटना में ये कि व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत चाहिए, और कला संबद्ध स्रोत हम दो विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, आयाम विभाजन के द्वारा और तरंगाग्र विभाजन के द्वारा। तो तरंगाग्र विभाजन में ही न्यूटन वल्ले प्रयोग है। यानी कि न्यूटन वल्ले प्रयोग एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम तरंगाग्र विभाजन करते हैं, और उससे फिर आप उस प्रयोग में देखेंगे डार्क रूम में तो उसमें ऐसे रिंग्स दिखाई देती है, वही चमकीली और काली या दीप्त और अदीप्त रिंग्स दिखाई देती है, बल्ले दिखाई देती है या फ्रिंजे दिखाई देती है। तो है व्यतिकरण की घटना से संबंधित। और इनका जो व्यास होता है, जैसे दीप्त फ्रिंज अद्वित फ्रिंज का व्यास होता है वो होता है, इसका उत्तर है, व्यास होता है जो डी एन बराबर होता है 2 n लेमड़ा आर बट्टा में म्यू। ये है किसका? अद्वित बल्ले।
ये परावर्तित तरंगों के लिए है ये। और दीप्त वलय का जो व्यास का फॉर्मूला होता है वो होता है डी एन बराबर 2n+1 आर लैम्बडा बट्टा म्यू, ये होता है। यानी कि यहाँ तो n आता है और यहाँ 2n+1 आता है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और 2n+1 हमेशा ही कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। तो प्रश्न आया हुआ एक बार ऐसा कि अद्वितीय वलयों का व्यास है वो किसके समानुपाती होता है? तो वो प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। और आर है वो जो न्यूटन वलय है। न्यूटन वलय में एक ऐसे कटोरी नुमा लेंस का उपयोग किया जाता है, उस लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो ये है। अब प्रश्न है वो इस फॉर्मूले से अलग है, लेकिन ये आपके काम आएगा आगे। आप न्यूटन वलय पे और प्रश्न आएंगे तो वहां पर आप इसको यूज करके उन प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो ये आप याद रखें, आगे आएंगे, इसलिए मैं लिख दिया। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको करना क्या है? 9वीं और 14वीं छल्लों के व्यास क्रम से दे रखे हैं। यानी कि ये 9वीं यानी कि 9th फ्रिंज का व्यास कितना है? 3.37। और 14th फ्रिंज यानी कि 14वीं फ्रिंज का कितना है? 3.78 है। इकाई मतलब इसका जो भी मात्रक है वो है। और आपको चतुर्थ छल्ले यानी कि D4 की वैल्यू आपसे पूछिए। तो इसकी गणनाएं थोड़ी सी गुणा भाग थोड़े ज्यादा है, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, आप करके देखना इसको। तो ऐसे सवाल में यानी कि 2 का पहले दे दे कि इतवीं और इतवीं का व्यास इतना है, फिर कोई अलग ही पूछ ले कि इतवीं का कौन सा होगा, तो इसमें क्या फॉर्मूला है? वो है DN+P का स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर बराबर 2p लैम्बडा r। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पहले इससे निकालेंगे 9वीं और 14वीं फ्रिंज का जो व्यास दिया हुआ है उससे लैम्बडा आर की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पी की वैल्यू कितनी है? तो पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू निकालूं तो कौन कौन सी फ्रिंज है? 14वीं है और 9वीं है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। पी का मान है वो 5 है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 2 है, 2 नहीं है, 4 है। अब इस पे अपने मान रख देंगे तो यहाँ पर आप करेंगे 3.38 का होल स्क्वायर माइनस ये, एक्चुअल में ये कौन है? D14 स्क्वायर माइनस D9 स्क्वायर बराबर 4p लैम्बडा आ रही है। अब मान रख देंगे। इसका 9th फ्रिंज का व्यास कितना है? D का मतलब है व्यास, जो कैपिटल D है वो क्या होता है? वलयों का व्यास होता है। वलयों का व्यास है स्क्वायर बराबर 4 गुणा p का मान कितना है? 5 और लैम्बडा आर। इससे कुछ लैम्बडा आर की वैल्यू आ जाएगी। इससे लैम्बडा आर की वैल्यू आ जाएगी। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? वापिस यही फॉर्मूला लगाना है, DN+P का होल स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर बराबर 4p लैम्बडा आर। अब की बार क्या करना है? आप अब की बार चौथे छल्ले को भी शामिल करना है। तो हम एक 14वां छल्ला ले लेंगे और चौथा 9वां भी शामिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा D14 स्क्वायर माइनस D चौथा स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10, क्योंकि अब 14 में से 4 के कितने बचे? 10 इंटू लैम्बडा आर। तो लैम्बडा आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी होगी, D14 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इससे जो आंसर आएगा लगभग कितना आएगा? 1.66 आंसर आ जाएगा। निकाल के देखना ये, क्योंकि ये अब स्क्वायर करके थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये। आगे चलते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना काम आप करके देखेंगे और कभी क्वेश्चन आया नहीं हुआ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया वेव ऑप्टिक्स आप 12th क्लास वाली पहले पूरी क्लियर करें। प्रकाश का व्यतिकरण इस तथ्य का साक्षी है कि प्रकाश की चाल बहुत अधिक है। ये कोई तथ्य नहीं है व्यतिकरण के लिए। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करता है, वो घटना ध्रुवण है। प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, तो कोई पता नहीं चलता। व्यतिकरण तो ध्वनि तरंगों का भी होता है। प्रकाश एक तरंग परिघटना है। हाँ, ये है व्यतिकरण तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। व्यतिकरण तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। और व्यतिकरण उसी का होता है जो क्या होती है, तरंगे। तरंगों का क्या होता है, व्यतिकरण होता है। तो ये क्या है, तरंग परिघटना है। आगे चलते हैं। तेरहवां प्रश्न अब। व्यतिकरण प्रयोग में 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर पर्दे पर 10 फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो उसी पर्दे पर कितनी फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो ये व्यतिकरण प्रयोग है। S1 और S2 दो स्रोत होते हैं, ये पर्दा है। अब मान लो कि यहां से यहां तक चौड़ाई है। इसमें जब आप लेमड़ा लेते हैं, लेमड़ा 1 बराबर 600 नैनोमीटर, तो इतने एरिया में कितनी फ्रिंजें प्राप्त होती है, 10। अब ये कह रहा है कि फिर लेमड़ा 1 की जगह हमने लेमड़ा 2 लिया है, कितना, 400 नैनोमीटर, तो कितनी फ्रिंजें प्राप्त हो। अब आप देखिए इतनी चौड़ाई में कितनी फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, 10। तो फिर ये चौड़ाई टोटल कितनी है, तो ये टोटल चौड़ाई कितनी होगी, 10। और एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, 10 लेमड़ा डी अपॉन में डी। फ्रिंज चौड़ाई बीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो ये पूरी चौड़ाई कितनी होगी, 10 गुणा लेमड़ा डी बटा डी हो जाएगा। ठीक है, अब चौड़ाई इतनी रखनी है। इतनी चौड़ाई में ये फिर लेमड़ा 1 के लिए पहला ही, दूसरे के लिए इतनी चौड़ाई में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि मान लो कि इतनी चौड़ाई में अब की बार, क्योंकि लेमड़ा चेंज हो गया है, लेमड़ा चेंज हो गया है तो एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्रिंजों की संख्या भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि लेमड़ा बदलेगा तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान बदलेगा। तो अब कितनी होगी, तो हम मान लेंगे कि अब की बार लेमड़ा 2D बट्टा में डी का कितना गुना, कितनी फ्रिंजें बनेगी, एन फ्रिंजें। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो डी से डी कट जाएंगे और ये होगा, इसको एक बार अपने हटा देते हैं ताकि एक फॉर्मूला बना लेते हैं, आगे भी काम आएगा। कि पहले यहाँ पर N1 फ्रिंजें बन रही थी, लेमड़ा 1 पर कितनी बन रही थी, लेमड़ा 1 पर तो बन रही है N1 फ्रिंजें, और लेमड़ा 2 पर मान लेते हैं कितनी बन रही है, उतनी चौड़ाई पर N2 फ्रिंजें बन रही है। इससे फॉर्मूला आएगा आपके पास N1 लेमड़ा 1 बराबर N2। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा कई बार प्रश्न आया हुआ है कि इतने तरंग दैर्ध्य पर यंग डबल स्लिट में इतनी फ्रिंजें बनती है, तो उतनी चौड़ाई में इतने तरंग दैर्ध्य पर कितनी बनेगी। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, N1 लेमड़ा 1 बराबर N2 लेमड़ा 2। दोबारा समझिए कि पहले इसने कहा कि लेमड़ा 1 पर मान लो कितनी बनती है, N1, तो चौड़ाई तो उतनी रहेगी। N1 को एक फ्रिंज की चौड़ाई से गुणा करते हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई यही होती है। अब चौड़ाई फिक्स है, अब कह रहा है लेमड़ा चेंज कर दिया, तो लेमड़ा चेंज करते ही यहाँ फ्रिंजों की संख्या भी क्या हो जाएगी, चेंज, तो वो होगी मान लो N2। तो फिर उतनी चौड़ाई कितनी आएगी, N2 को उस तरंग दैर्ध्य पर फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इन दोनों को अपने काट पीट के नया फॉर्मूला बनेगा, N1 लेमड़ा 1 बराबर N2 लेमड़ा 2। तो जो N1 है वो है 10, लेमड़ा 1 है वो 600 और लेमड़ा 2 है वो 400। तो N1 का मान 10 इंटू में 600, नैनोमीटर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ नैनोमीटर है, यानी 10 की पावर -9 मीटर है, तो वो कैंसिल हो जानी है ऐसे ही। तो ये आएगा N2 इंटू में कितना आएगा, 400 आएगा। तो ये इससे कट जाएगा ये। N2 बराबर आएगा, N2 बराबर 60 बट्टा में 4, यानी कि कितनी फ्रिंजें बनेगी, 15। कितनी फ्रिंजें बनेगी, 15। ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम।
ये प्रश्न फिर घुमा फिरा के आ गया। दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कब कहे जाते हैं? एक ही आवृत्ति होती है। आवृत्ति एक फिक्स कंडीशन नहीं है कला संबंध स्रोतों के लिए, लेकिन आवृत्ति फिक्स हो तो कला संबंध हो सकते हैं। एक ही आवृत्ति के होते हैं तो नियत कलांतर बनाए रखते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। आवृत्ति सेम, मेन चीज ये है नियत कलांतर बनाए रखते हैं। तो आवृत्ति दोनों आपने पढ़ा होगा व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध में कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, क्योंकि आवृत्ति समान होने से कहा जाता है कि तभी कलांतर नियत रहेगा। एक ही आयाम, आयाम समान होना जरूरी नहीं, आयाम कम ज्यादा हो सकता है, एक का ज्यादा और एक का कम, तीव्रता एक की कम एक की ज्यादा हो सकती है। तो ये होगा एक ही आवृत्ति के होते हैं तो नियत कलांतर बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं। एक दीप स्लिट प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली प्रत्येक तरंग की तीव्रता होगी। तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाई, ये होता है। अब ये जो आई नोट दे रखा है, ये आई नोट क्या है? ये प्रत्येक तरंग की तीव्रता, यानी कि I1 I2 का मान बराबर, और ये कितना है? आई नोट है। कितना है? आई नोट। तो मैं जहां जहां I1 और I2 वहां आई नोट कर दूंगा, आई नोट प्लस में 2 रूट आई नोट और cos फाई। इसको जब मैं हल करूँ तो कितना आएगा? ये आएगा 2 I0 प्लस में रूट आई नोट गुणा रूट आई नोट बन जाएगा 2 I0 cos फाई। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और आई नोट भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस cos फाई। ये बनेगा 1 प्लस cos। अब 1 प्लस cos फाई को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये गणित का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos फाई बराबर क्या होता है? 2 cos फाई बाई 2। तो यहाँ से जो मान बनेगा इसको हटा दूं मैं और इसमें लिख दूं 2 cos स्क्वायर फाई। तो 2I0 गुणा में 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? ये 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये तीव्रता हो जाएगी परिणामी तरंग की, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये है वो, थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए था cos स्क्वायर फाई बाई 2। देखता हूँ बुक में सही है या इस पीपीटी में ऐसा है। बुक में ये करेक्शन करना पड़ेगा, आप कर लेना। ये cos स्क्वायर फाई बाई 2 है ये। आगे चलते हैं। द्वितीय कोटि में 500 नैनोमीटर तथा 500.01 नैनोमीटर की दो तरंग दैर्ध्यों को विभेदित करने के लिए विवर्तन ग्रेटिंग में कितनी झिर्रियां होनी चाहिए? तो इसमें आपसे झिर्रियों की संख्या पूछी है या इसमें न्यूनतम रेखाओं की संख्या पूछी है? झिर्रियां या वो जो न्यूनतम रेखाएं उनकी संख्या पूछी है, वो कौन होती है? कैपिटल N। तो अभी हमने जो पता नहीं दूसरा या तीसरा प्रश्न किया था वही है, बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, उसके जैसा ही है ये। वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, बराबर स्मॉल n इंटू n। और कोटि द्वितीय है, इसका मतलब है कि स्मॉल n का मान कितना है? 2 है। लेमड़ा का मान कितना ले लेंगे हम? 500 नैनोमीटर ले लेंगे आसानी के लिए। यह आएगा 500 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। लेमड़ा 1 की वैल्यू है वो है 500 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और यानी कि जो लेमड़ा 1 है वही कौन है? लेमड़ा। तो लेमड़ा 1 का मान ये हो ही गया। लेमड़ा 1 का मान, लेमड़ा 2 का मान है वो कितना हो जाएगा? 500.01 गुणा 10 की पावर माइनस 10 नहीं है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो आपको कैपिटल N का मान ज्ञात करना है। कैपिटल N का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो लेमड़ा की वैल्यू है 500 गुणा 10 की पावर माइनस 9
और डी लैम्बडा कितना होगा, तो डी लैम्बडा होता है लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन, लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन। तो लैम्बडा टू है 500.01 माइनस 500, और कॉमन क्या है इनमें 10 की पावर माइनस 10, ये आएगा 0.01 गुणा 10 की पावर माइनस 10, या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ये लिख सकता हूँ मैं। तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 12 मीटर बराबर 2 गुणा में कैपिटल एन। ये आएगा 500, और 10 की पावर 12 ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी, और माइनस की 9 में से घटेगी तो बचेगी 10 की पावर 3 बराबर 2 गुणा एन। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 500 गुणा 10 की पावर 3, ये यहाँ ही गड़बड़ करती, 10 की पावर 9 है ये, 10 की पावर 9 यानी कि 10 की पावर 11 आएगी ये, और ये भी 10 की पावर 11 होगी, 10 की पावर 11 होगी, तो ये बनेगा 2, तो यानी कि ये 50,000 होगा, 50,000 बराबर 2n। तो n बराबर आएगा 50,000 बट्टा में 2, कितनी रेखाएं होगी 25,000, कितनी होगी 25,000। ऐसे कर देंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, नैनोमीटर में है तो 10 की पावर माइनस 9 ही आएगा बाहर, 500.01 माइनस 500, ऐसे कर देंगे इसको। एक पावर की गड़बड़ हुई और सारा आंसर ही बदल गया। आगे चलते हैं, इस प्रकार इसको सोल्व कर देंगे हम। दो ध्रुव इस प्रकार रखें कि इनके अक्ष एक दूसरे से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। यदि इस ध्रुव के निकाय पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश का पारगमित अंश होगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो दो ध्रुवक हैं, अब मैं ऐसे ही बना रहा हूं, इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, ये P1 है, पोलराइजर 1 है, और ये पोलराइजर 2 है। तो पहले पोलराइजर पर प्रकाश आपतित होगा, कौन सा प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश, जिसमें जो विद्युत सदिश कंपन ऐसे भी है और ऐसे भी है। तो जैसे ही पहले में से निकलते हैं तो वो क्या करता है, ये डॉट वाले जो कंपन है उनको रोक देते हैं, सिर्फ ऐसे समांतर कंपन है उन्हीं को ही जाने देता है। तो ये टोटल कितने हैं, 3 ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं, टोटल 6 हैं। तो 6 में से आधों को रोक दिया तो कितने बचे, 3। तो अगर ये तीव्रता आई नोट है तो अब कंपनी आधे कम हो गए तो तीव्रता भी कितनी होगी, आधी। तो इस पहले पोलराइजेशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, आई नोट बाई 2। वो किसके पास पहुंचेगा, पोलराइज 2 पर पहुंचेगा, और इस पोलराइज 2 की जो अक्ष है वो इसके साथ, इस P1 की अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, 30। तो इसके पास कितना है, आई 0/2, तो इससे निकलेगा वो कितना निकलेगा, आई। अब हम इस पे मेल्स का नियम लगाएंगे, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके पास आई नोट नहीं पहुंचा, इसके पास कितना पहुंचा है, इसके पास जो पहुंचता है ना वो ये होता है, कितना है इसके पास है आई नोट बाई 2, और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आई बराबर आई नोट बाई 2, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर आएगा 3/में 2 गुणा 4 आई नोट, यानी कि 3/में 8 आई नोट, ये आएगा। तो कितना पारगमित अंश पहुंचा है, ये यहां से कितना आया था आई नोट, और यहाँ कितना पहुंचा है 3/में 8 आई नोट। तो कितना पहुंचा आई नोट का, तो आई नोट का गुणांक है वही पहुंचेगा कितना, 3/8। कितना पहुंचा है, 3/8। आगे चलते हैं, तो किताब में इससे जो निकला है उसको I1 माना है, और फिर यहाँ आई बराबर कर दिया I1 कोस स्क्वायर थीटा,
और I1 का मान कितना है, I0/2 और cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे किया है। तो सेम यही बात होगी। और लास्ट में जो निकला है उसको I2 माने I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 I0। I2 का मान जो सबसे पहले पोलराइजर के पास आया था उसका कितना गुणा हो गया, 3/8 को। आगे चलते हैं हम। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए बिंदु पर 12वें क्रम का उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अब यदि स्रोत को λ2 बराबर 48 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य प्रकाश से प्रतिस्थापित कर देते तो कौन सा दृश्यमान होगा। तो सेम अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर जो हमने शॉर्ट में निकाला भी था वो था क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मूला लगेगा इसमें, n1 λ1 बराबर n2 λ2। λ1 ये है, ये n1 है, ये और λ1 है, ये n1 है, और n2 आपको ज्ञात करना है। तो λ1 का मान, n1 का मान 12, λ1 का मान है 6000 गुणा 10 की पावर -10, और n2 का मान ज्ञात करना है आपको, और λ2 का मान कितना है 4800 गुणा 10 की पावर -10। तो ये 10 की पावर -10 से कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो n2 बराबर आएगा 12 गुणा 60 बट्टा में 48, और 12 को इससे काटेंगे 4 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 15। कौन सा उच्चिष्ट प्राप्त होगा, 15वां उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। न्यूटन बल्ले प्रयोग में कांच की प्लेट व लेंस के बीच के स्थान में हवा की बजाय 1.33 अपवर्तनांक का द्रव भर दें तो बल्ले के व्यास का अनुपात होगा। तो इसमें दीप्त और अदीप्त कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम अदीप्त बल्ले के व्यास का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे। अदीप्त बल्ले का जो व्यास होता है कितना होता है, वो बल्ले का व्यास होता है dn बराबर रूट और 2n लेमड़ा r बट्टा में म्यू, ये फॉर्मूला होता है। लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लेमड़ा का मान तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। आर क्या है, तो न्यूटन बल्ले सेटअप में जो वो अर्धचंद्राकार लेंस है उसका त्रिज्या है, वो भी सेम रहेगी। बात सिर्फ म्यू की है, म्यू कौन है, अपवर्तनांक। तो पहले हम लिखते हैं हवा में, हवा में कितना होगा, वो होगा 2/2n लेमड़ा r बट्टा में म्यू का मान कितना हो जाएगा 1। और फिर है मीडियम, मीडियम मतलब म्यू का मान कितना है 1.33, वो आएगा 2n लेमड़ा r बट्टा में 1.33। तो आपको माध्यम में पूछा है डी हवा का कितना हो जाएगा, तो माध्यम बट्टा में, माध्यम वाले व्यास में डी हवा एयर वाले व्यास का भाग दे देंगे। तो 2n लेमड़ा r बट्टा में 1.33, ये माध्यम वाला बट्टा में यह आएगा 2n लेमड़ा r। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2n लेमड़ा r से 2n लेमड़ा r कट जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा dm का मान जो बचेगा बचेगा पढ़ते हैं तो बल्ले के व्यास का हवा की बजाय एक, तो इसमें उल्टा करना पड़ेगा, हवा का और माध्यम का अनुपात पूछा है, उल्टा करना पड़ेगा इसको। डी हवा बट्टा में डी मीडियम पूछा है आपसे, तो हवा वाला ऊपर आएगा 2n लेमड़ा r बट्टा में 2n लेमड़ा r बट्टा में 1.33, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2n r से कट जाएगा, और ये रूट 1.33 है वो ऊपर आ जाएगा। तो डी हवा बट्टा में डी एम जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा रूट में 1.33, ये आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आए तो हम आराम से कर सकते हैं फॉर्मूले वाइज। आगे चलते हैं हम। लाल प्रकाश के पुंज के उपयोग से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि पहले रेड कलर का प्रकाश आपतित किया हुआ है, रेड कलर के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो नीले रंग के प्रकाश, तो ब्लू रंग के प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है लेमड़ा रेड कलर का।
बैंड पूर्णतः से गायब हो जाएंगे, बैंड चौड़े और दूर दूर हो जाएंगे, विवर्तन बैंड संकरे हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे और विवर्तन बैंड पहले के समान रहेंगे। तो प्रश्न क्या है कि यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप बनेगा ऐसे, आप जब कोई प्रकाश आपतित करेंगे इस प्रकार से विवर्तन बैंड दिखाई देंगे। अब ये कह रहा है कि पहले तो यहाँ पे रेड कलर का प्रकाश आपतित किया और फिर ब्लू कलर का, तो आप कर क्या रहे हैं, लेमड़ा का मान कम कर रहे हैं, लेमड़ा का मान कम कर रहे हैं। और इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, ये जो फ्रिंजें बनी है या जो विवर्तन उच्चिष्ट बन रहे हैं या निम्निष्ट बन रहे हैं, उनकी जो चौड़ाई है बीटा, वो होती है लेमड़ा बाई, लेमड़ा के समानुपाती होती है। लेमड़ा बाई यानी लेमड़ा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो लेमड़ा ज़्यादा तो बीटा ज़्यादा और लेमड़ा कम तो बीटा कम होता है। तो आपको पता है लेमड़ा रेड है वो लेमड़ा ब्लू से ज़्यादा है, नीले से ज़्यादा है, यानी कि आपने लेमड़ा के मान को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो बीटा यानी कि इनकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। और चौड़ाई कम होने से इनका आकार छोटा हो जाएगा, ऐसे पतले हो जाएंगे, तो क्या आएगा, विवर्तन बैंड संकरे हो जाएंगे और संकरे हो गए तो उनके बीच का गैप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विवर्तन बैंड संकरे और पास पास हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विवर्तन बैंड की चौड़ाई का फॉर्मूला ये देखिए, हमने पहले किया था ये 2 लेमड़ा डी बाई ए। तो विवर्तन बैंड की चौड़ाई लेमड़ा के क्या है, समानुपाती है। तो लेमड़ा आर है वो लेमड़ा ब्लू से बड़ा है, वो तो बीटा आर भी बीटा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि रेड कलर वाले प्रकाश आपतित करने वाले विवर्तन बैंड की चौड़ाई ज्यादा होगी और ब्लू वाले की कम होगी। तो विवर्तन बैंड की चौड़ाई कम है, बैंड संकरे व पास पास आ जाएंगे। ऐसे करते हैं, आगे चलते हैं। समपोषी व्यक्तीकरण के लिए परिणामी तीव्रता प्रत्येक तरंग की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। दोनों तरंगों के सरंग या दोनों तरंगों के गर्त संपाती होते हैं। दोनों तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। तो आपको पता है समपोषी व्यक्तीकरण कब होता है, ऐसे कि पहली तरंग भी ऐसे हो और दूसरी तरंग भी ऐसे हो, तब परिणामी तरंग का निर्माण होता है। तो ये दोनों गर्त हैं, सॉरी सरंग है, तो सरंग सरंग पर हो और गर्त गर्त पर अध्यारोपित होता है या संपाती होता है, तब समपोषी व्यक्तीकरण की घटना होती है। आगे चलते हैं। अगर एक का सरंग और एक का गर्त है तो विनाशी व्यक्तीकरण होता है। दो समान तीव्रता के कला संबद्ध स्रोत एक बिंदु पर 144 इकाई की अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करते हैं। यदि एक स्रोत की तीव्रता 25% कम कर दी जाए तो उसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता होगी। ये कह रहा है कि दो समान तीव्रता, समान तीव्रता तो हम मान लेते हैं कि पहले की तीव्रता है वो भी आई नोट है और दूसरे की तीव्रता है वो भी आई नोट है, और इनकी परिणामी तीव्रता है वो कितनी दे रही है, 144, और अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करें, इसका मतलब इसने कलांतर फाई का मान कितना ले रखा है, 0 ले रखा है। ठीक है, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 और कोस 0 डिग्री, ये हो जाएगा। अब I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है I नोट, I2 की वैल्यू कितनी है I नोट प्लस में 2 रूट I नोट और कोस 0 का मान 1 हो गया। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2I नोट प्लस 2I नोट, कितना हो जाएगा, 4I नोट। और परिणामी तीव्रता कितनी दे रखी है, आई का मान 144, तो 4I नोट बराबर तो हो गया 144 हो गया, तो आई नोट बराबर होगा 144/4, यानी कितना आएगा, 36। तो मतलब एक्चुअल में दोनों तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः कितनी है, 36 इकाई है। इकाई मतलब तीव्रता का जो भी मात्रक है। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि I1 का मान तो आई नोट है, लेकिन I2 का मान है वो आई नोट में से उसका कितना परसेंट, तो 25% कम कर दिया है। 25% कम कर दिया तो कितना हो गया, I2 बराबर, I2 बराबर हो गया आई नोट माइनस 25/100 आई नोट। ये कितना होगा, ये होगा 75/100 आई नोट या 3/4 आई नोट, या आई नोट का मान आपको पता ही है कितना है, 36 है, ये आएगा 27।
मतलब अब I2 का मान कितना कर दिया है, 27। पहले 36 था, अब क्या कर दिया है, 27 कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोबारा वही फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। I बराबर, इस फॉर्मूले में I1 का मान कितना रखना है, अब 36, और I2 का मान कितना रखना है, 27, प्लस में 2, I1 का मान 36 और I2 का मान कितना है, 27, और cos फाइव का मान वही सेम ही रखना है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 36 प्लस 27 प्लस 2, और 36 का कितना होता है, √6, और 27 का लगभग कितना हो जाएगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो अपन इतना ले लेंगे। तो इससे लगभग मान आएगा 123। अब ऑप्शन में बात करें तो जो मान है वो कौन सा हो जाएगा, 121 इकाई हो जाएगा, 121 इकाई। आगे चलते हैं अब। दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं यदि उनके द्वारा उत्पन्न तरंगे। तो कला संबंध स्रोत में ये तीसरी बार आया घुमा फिरा के प्रश्न में, क्या रहता है, नियत कलांतर होता है। कलांतर क्या होता है, नियत। आगे चलते हैं हम। दो सर्वसम कला संबंध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में जहां पथांतर लेमड़ा है, पर्दे के उस बिंदु पर तीव्रता I0 है। जिस बिंदु पर पथांतर λ/4 है, उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। तो इस डायग्राम से समझेंगे इसको कि ये स्रोत S1 है, या S2 है। पर्दे के दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो पथांतर, इस बिंदु पे पथांतर है, ये जो पथांतर है वो कितना है, लेमड़ा, और इस बिंदु पर जो पथांतर है वो मान लेते हैं क्या प्रश्न में दिया, ये कितना है, दूसरे वाले का λ/4 है। तो जब लेमड़ा है तो यहाँ तीव्रता कितनी है, I0 है। कितनी है, I0। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और cos फाइव। तो हम यहाँ से बात करें तो दो सर्वसम कला संबंध स्रोत है, यानी कि दोनों की तीव्रताएं क्या आपस में बराबर है। दोनों की तीव्रता कितनी है, बराबर। तो मैं I1 बराबर मान लेता हूं I2, और ये परिणामी तीव्रता आपको कितनी दे रखी है, I0। तो I1 बराबर I2 है, इसको मैंने मान लिया I। तो I0 बराबर I प्लस 2 √I और √I। अब cos फाइव की वैल्यू निकालनी है। फाई कैसे निकालते हैं, अगर पथांतर दिया हो तो फाई क्या होता है, कलांतर। तो कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। तो कलांतर फाई बराबर होगा 2π/λ। पथांतर कितना है, पहले लेमड़ा, तो लेमड़ा से लेमड़ा करता है, तो फाई का मान कितना आएगा, 2π। तो cos 2π हो जाएगा ये। फिर आएगा 2i प्लस में √I गुणा I, 2i होगा, cos 2π का मान कितना होता है, 1। तो ये टोटल हो जाएगा I0 बराबर 4i। कितना हो जाएगा, 4i। तो यहाँ से एक तरंग की तीव्रता आपको कितनी प्राप्त होगी, I0/4 प्राप्त। कितनी प्राप्त होगी, I0/4। अब ये कह रहा है कि उस बिंदु पे जहां पथांतर कितना है, λ/4। तो λ/4 पर मान लो कलांतर फाइव डेस है, वो कितना आएगा, 2π/λ इंटू λ/4। यहाँ से कटेगा तो ये आएगा π/2। कितना आएगा, π/2 आएगा। ये कलांतर कितना आ गया, π/2। तो उस बिंदु पे तीव्रता कितनी होगी, तो वो हम मान लेंगे I डैश, और वो हम निकालेंगे 4i cos स्क्वायर। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि I बराबर होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फाई का मान कितना है, फाई का मान है π/2, और बट्टा में 2 और आएगा, तो पाई कितना हो जाएगा, 4। π/2 गुणा में π/2 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और π/4 का मान कितना होता है, π/4 का मान होता है cos π/4 का मान, यानी कि 45 डिग्री मान 1/√2,
और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 2i आएगा। और i डैश बराबर 2, हमने पहले ही i का मान निकाल रखा है, वो कितना है, i0/4 है। तो इससे कटेगा तो i डैश बराबर आएगा, i डैश बराबर कितना आएगा, i0/2। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बुक में बढ़िया से दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, बस आपको ये डायग्राम बनाते हुए समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है इसमें बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 1/√3 अपर्तनांक की पारदर्शी पैरावृत्त प्लेट पर एक वर्णीय अध्रुवित प्रकाश का समांतर पुंज आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो ये एक पैरावृत्त पट्टिका है जिसका अपर्तनांक कितना है, 1/√3। एक प्रकाश आपतित होता है अध्रुवित प्रकाश, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः क्या है, ध्रुवित है। ध्रुवित होता है तो इसका मतलब ये कौन से कोण पे आपतित हुआ है, ध्रुवण कोण पे, यानी कि ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित हुआ है ये। और ब्रूस्टर कोण आपको क्या करना है, याद करना है। आपतन कोण है वो कौन सा कोण है, कैसे पता चला, जब यह प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, इसका मतलब है कि ये कौन से एंगल पे आया है, ब्रूस्टर कोण पे आए हैं। अब हम ब्रूस्टर का नियम लगा देंगे। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम है tan IP बराबर म्यू। तो tan IP बराबर म्यू होगा, तो tan IP बराबर म्यू का मान कितना है, 1/√3। तो IP बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 मान कितने डिग्री पे होता है, तो 1/3 मान होता है वो 30 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री। तो यही हमारा आपतन कोण होगा। आपतन कोण आई है वही कौन है, ब्रूस्टर कोण है। तो ये हम ब्रूस्टर के नियम से सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये वेव ऑप्टिक्स के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। थोड़ा टाइम के हिसाब से वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी करवाएं। तो आप बुक पढ़ते रहिए, और कोई आपको और कोई करेक्शन लगे तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमारे को मैसेज कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।